आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन कर रहे हैं। सो देखो, ए से भी रिएक्शन है और आपको बेटा ग्राफ दिया है log ए नॉट वर्सेस log टी हाफ का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। log ए नॉट वर्सेस log टी हाफ का ग्राफ है, स्लोप का वैल्यू -½ है, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज सच दैट वी फाइनल यानी फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू 3v इनिशियल, मतलब इनिशियल वॉल्यूम जो था उसका 3 टाइम्स फाइनल वॉल्यूम है। तो कंपेयर करना है आर एफ आर आई, आर एफ का मतलब फाइनल रेट, आर आई का मतलब इनिशियल रेट, ओके। सो देखो, अगर आपको ये याद हो, देखो क्या होता है कि जो टी हाफ है, टी हाफ ये प्रोपोर्शनल टू होता है 1/a0 की पावर n-1 के। ये देखो, सो यहां पे आप देखोगे कि आप क्या करना है, लॉग ले लो आप। तो लॉग टी हाफ, यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लॉग पी लिख देते हैं, प्लस n-1 लॉग 1/a0, ओके। सो यहां से ध्यान देना बेटा, यहां से अपने को क्या लिखना है कि भाई लॉग टी हाफ इक्वल टू लॉग पी प्लस n-1, चेक करो, लॉग ए नॉट लिख दिया, यहां माइनस लगा दिए, चेक करो, क्लियर, चेक कर लो। तो यहां से क्या होगा कि लॉग ए नॉट का वैल्यू आ जाएगा लॉग पी बाई n-1 माइनस लॉग टी हाफ बाई n-1। सो अगर y इक्वल टू एक्स प्लस सी देखें तो जो स्लोप आएगा, स्लोप वो आएगा 1/1 माइनस n के, माइनस को अंदर कर लो ना, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, और इसकी वैल्यू दी है बेटा -½ चेक करो। तो यहां से क्या होगा, ध्यान से, यहां से n का वैल्यू 3 आ जाएगा, चेक कर लो, यानी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? थर्ड ऑर्डर। अच्छा, रेट जो होता है वो क्या लिख दोगे आप, k a का पावर 3, चेक करो, इसको आप लिख सकते हो k Na/v का पावर 3, Na का मतलब मोल्स हो गया। सो अगर r इनिशियल कर दें तो यहां आ जाएगा बेटा k Na/v इनिशियल की पावर 3। अच्छा, r फाइनल कर दें तो r फाइनल आएगा k, Na तो वही रहेगा और ये v फाइनल की जगह हो जाएगा 3v इनिशियल की पावर 3, यानी ये हो जाएगा बेटा k Na/3, यानी vi लिख दें इधर, vi का यहाँ क्यूब तो रहेगा ही, इंटू 1/27, चेक करो, 3 का क्यूब बाहर हो गया। तो r फाइनल ये हो गया, देखिए r इनिशियल, यानी r इनिशियल बाई 27, कोई है? r इनिशियल बाई 27 कोई नहीं है, नन आ गया आंसर। क्योंकि जो r फाइनल आएगा, आंसर फाइनल आंसर क्या है कि जो r फाइनल है वो r इनिशियल बाई 27 के बराबर होगा। देख लो, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा और भी पूछा सकता है, क्यों? इससे आपने ऑर्डर निकाल लिया। अच्छा, ऑर्डर निकालने के बाद ग्राफ कैसा होगा, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करेगी, बहुत सारी चीजें इसमें आप पूछ सकते हैं। अपने तो एक चीज दिखा दी भाई ऐसे, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान रखना बेटा, अपन वही बात कर रहे हैं जिसपे अभी तक जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब जैसे ये है, इसको भी देख लो, ये तो आसान है। इस तरह क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत पूछा जाता है, केमिस्ट्री में कम पूछा जाता है। अब लग रहा होगा फिजिक्स में क्यों पूछा जाता है, रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। तो देखो बेटा क्या कह रहा है, क्या t इक्वल टू 0 ओनली p%, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ Q, ध्यान रखना इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, K1 सेकेंड इनवर्स, K2 सेकेंड इनवर्स, इसलिए क्या मतलब हुआ इसका कि दोनों ही रिएक्शन क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। अब ये कह रहा है कि ऐसा बताना है टाइम
जिसमें तीनों के कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल। आसान सा क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस में आ सकता है। सो देखो, अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो टी का वैल्यू लिख पाएंगे 2.303 बाई के इफेक्टिव। के इफेक्टिव का मतलब पी का के इफेक्टिव, K1 प्लस K2 लॉग पी नॉट बाई पी। पी नॉट बाई पी मतलब पी का इनिशियल, पी का फाइनल। ठीक है, अच्छा सोचो, इससे जो निकलेगा वो इनमें इनमें जाएगा। अगर तीनों को जोड़ दोगे तो फिर पी नॉट आ जाएगा। यानी जो पी नॉट है इसको आप लिख सकते हो 2.303 बाई टी, यानी कि के इफेक्टिव क्या लिख देंगे, K1 प्लस K2। ठीक है, यहां लिख पाओगे आप log P प्लस Q प्लस R बाई P। चेक करो। अच्छा, P Q R तीनों क्या है बेटा, सेम, तो ये ऊपर लिख सकते हैं 3P, P से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 3P को आप P से डिवाइड कर देंगे तो log 3 आ जाएगा, तो ऊपर अंदर तो हो गया log 3। तो log 3 का मतलब या तो आंसर ये है तो ये है, इनमें से कोई नहीं है, चेक कर लो। ठीक है, यानी T का वैल्यू जो आएगा वो 2.303 बाई K1 प्लस K2 log 3 है, तो पक्का हो गया। ठीक है, अब देखो Q और R सेम है, तो अगर याद करो Q बाई R का वैल्यू K1 बाई K2 तो है, और ये क्या है, सेम, यानी K1 का वैल्यू K2 के बराबर है। तो K1 और K2 का वैल्यू बराबर है, तो यहाँ 2K1 लिख दो या 2K2 लिख दो, यानी आंसर ये भी होगा। देख लो भाई, K1 का वैल्यू K2 के बराबर है, तो चाहे आप K1 को K2 लिख दो तो 2K1 भी लिख सकते हो, 2K2 भी लिख सकते हो। देखो आसान सा क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन है, पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन, ऐसे ऐसे दिया है, K1 दिया है, K2 दिया है, मिनट इनवर्स दिया है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ऑप्टिकली ABC तीनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फिर मैं बता दूं, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। मैंने आपको बता दिया बेटा, मैंने क्वेश्चन वही सिलेक्ट किए हैं जिनका एग्जाम में आने का चांस बनता है। कोई फर्जी क्वेश्चन अपन नहीं डील करेंगे ना, क्योंकि आपका समय बेटा देखो कीमती है, समय बर्बाद करने अपन नहीं आए, अपन इसलिए आए हैं जिससे आपका फायदा हो। ठीक है, तो बेटा देखो ABC का ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन आपको दिया है, और जो है करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो देखो पहला कह रहा सोल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड डेक्स्ट्रो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह की लैंग्वेज का मतलब होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब रिएक्शन फिनिश। यानी ए का बिगिनिंग का कंसंट्रेशन दिया है 2 मोलर, यानी ए पूरा का पूरा खत्म हो गया, और जब खत्म हुआ तो क्या बना होगा बेटा, बी और सी। तो देखो अगर अपन ये कहें कि भाई अगर लॉन्ग टाइम में ये खत्म हो गया तो बी और सी बनेगा, तो बी और सी बनेगा, तो अब बी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा, ये समझना पड़ेगा, और फिर उनके पर मोल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट रोटेशन आ जाएगा। तो देखो अगर अपन बात करें कि भाई मोल्स ऑफ बी 1 लीटर वॉल्यूम मान लेते हैं, तो कंसंट्रेशन ही मोल्स हो जाएगा। ठीक है, सो या कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख दो, अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है कि कंसंट्रेशन लिख दो तो कंसंट्रेशन लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालने का तरीका अगर आपको याद हो, अपन ने पहले भी क्रैश कोर्स में भी बताया था मेंस के, तो क्या करते हैं कि बी का रेट कांस्टेंट है K1, तो K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू जितना ए डिसोसिएट हो रहा है, और ए क्या हो रहा है, पूरा डिसोसिएट। ये देख लो, अब K1 का वैल्यू देख लीजिए, K1 का वैल्यू है 6.93 इंटू 10 की पावर -2, और K1 प्लस K2 देखो, ये देखो 2 इंटू 6.93 है बेटा ये, और 6.93, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 6.93 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2, तो ये खत्म, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी जो आया, ये आ गया बेटा 2/3। चेक करो, ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी जो होगा वो आ जाएगा आपका 13.86 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 को आप लिख सकते हो 693। चेक करो K1 प्लस K2 समझ में आ रहा है ना भाई। देखो ये तो हो गया 6.93, इसको लिख दो 2 इंटू 6.93, तो 6.93 कॉमन और 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से इसको लिख सकते हैं हम, देखो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 6.93। तो 2 इंटू 6.93 इंटू 10⁻², ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 4/3। चेक करो, ये आ गया 4/3 मोलर। तो यहां से ये 2/3 मोलर और ये 4/3 मोलर। ठीक है, अब टोटल रोटेशन देख लो, टोटल रोटेशन कैसे, इक्वल टू, देखो बी का कंसंट्रेशन आया बेटा 2/3 और बी का पर मोल रोटेशन देखो आपको ए बी का दिया -72, तो -72 प्लस 4/3 इंटू आपको सी का बेटा दिया है 42। तो यहां से आप देखिएगा कि ये क्या आएगा, चेक कर लो, क्लियर। तो यहां से जो है ये आ जाएगा आपका, कितना हो गया 144 प्लस 168/3। तो टोटल तो पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो डेक्स्ट्रो रोटेटिव हो गया बेटा, चेक करो। तो क्योंकि रोटेशन आ रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया मिक्सचर, और क्योंकि रोटेशन पॉजिटिव आ रहा है तो मिक्सचर हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ए आंसर आ जाएगा, चेक करो, ए तो आया, इसका मतलब बी नहीं आएगा, क्योंकि बी तो आ ही नहीं सकता ना अगर ए आ गया। अब आगे देखो, कह रहा आफ्टर 75% कन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी एंड सी, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सोल्यूशन विल बी 36 डिग्री। तो अगर हम बी पार्ट चेक करें तो देखो 75% कन्वर्जन हो रहा है भाई, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी जो होगा वो आएगा आपका K1/K1 प्लस K2 इंटू, अब 75% कन्वर्जन हो रहा है यानी 2 का 3/4, 3/4 ना, 2 का 3/4। ठीक है बेटा, तो 2 का 3/4 का मतलब कितना हो गया, आप जल्दी बताओ, 2 का 3/4 कितना हो गया, 3/2 इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 3/2। तो यहां से आ जाएगा K1 है 6.93, इसको लिख दोगे 6.93, 2 इंटू 6.93, तो यहां से आ जाएगा 3/2 इंटू 3, तो ये आ गया 1/2। ये समझना बेटा, K1 है 6.93 इंटू 10⁻², और इसको लिख दोगे 3 इंटू 6.93 इंटू 10⁻², 6.93 गायब हो गया, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर 3/2 था, 3 कैंसिल, 1/2 आ गया। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सी निकाल लो, कंसंट्रेशन ऑफ सी निकालोगे, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सी निकालो तो कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा, K2/K1 प्लस K2, तो K2 को आप लिख दोगे 2, तो 2/3 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा 1। चेक करो, तो रोटेशन कितना हो गया, चेक करो बेटा। तो ये रोटेशन की बात करेंगे तो 1/2 इंटू 72, 1/2 इंटू -72 प्लस 1 इंटू 42, चेक करो, तो ये हो गया -36 और 42, तो 30 -36 और 42 कितना होता है ना, तो कितना आएगा बेटा 36, 40, 42, 6 डिग्री आएगा बेटा, 6 डिग्री आएगा। चेक करो, और ये कह रहा है 36 डिग्री, 36 डिग्री नहीं आएगा, चेक कर लो अच्छे से, देख लो, गड़बड़ मत करना, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हो सकता 36 से जाए, अपन तो भूल ही गए, क्यों, ए का भी तो रोटेशन है भाई, 75% कन्वर्ट हुआ है, तो बी का, सी का और ए का रोटेशन जो आएगा वो आएगा आपका 60, और 2 का 3/4 तो डिकम्पोज हो गया, 1/4 बचा है, तो 2 का 1/4 कितना हो गया, हाफ, सो हाफ इंटू 60, तो 30 हो गया भाई, तो ये 36 डिग्री ही आएगा, चेक करो बेटा। तो इसका मतलब आंसर ये हो गया, चेक करो, पहले 36 समझ आया, क्योंकि क्या हो रहा था 75% कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन तो बी और सी का निकाल लेते हैं, बट ए भी तो बचा बेटा, तो बी सी का रोटेशन और ए का रोटेशन तीनों ऐड किए तो 36 डिग्री आ गया। क्या भाई बात क्लियर हो रही है। अच्छा इसके बाद आप देखो, कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 15 मिनट। सो अगर हाफ लाइफ की बात करोगे तो हाफ लाइफ तो आप क्या लिख दोगे 0.693 बाई के इफेक्टिव, के इफेक्टिव है K1 प्लस K2, तो 0.693 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, तो 0.693 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 है आपका, K1 K2 है 3 इंटू 6.93, तो ये हो जाएगा 30
और ये हो जाएगा आपका, चेक कर लो यार, सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ से निकाल देते हैं। देखो टी हाफ आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, तो ये आएगा 0.693। यहाँ लिख दोगे आप 3 इंटू 6.93 इंटू 10 की पावर -2। चेक करो जल्दी से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है, यहाँ से अपन ये 10 कर देंगे और ये गायब हो जाएगा, ये 0.693 हो जाएगा, ये गायब हो गया। चेक करो, ठीक है। तो 10/3 मिनट आएगा, 10/3 और इनटू कर दो आप जो है, मिनट है ना, इसको सेकंड उसमें मिनट में पूछ रहा था ना, हाँ तो मिनट में देखो, चेक करो 15 मिनट तो नहीं आएगा। 0.693 बाई K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 चेक कर लो बेटा, तो 6.93 नहीं आएगा, 10/3 मिनट आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये बेकार हो गया टी हाफ। इसके बाद सारे हो गए बेटा, चल अच्छा ये हो गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो गया, तो आंसर क्या हो गया बेटा, ए और डी। चेक करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, पैरेलल रिएक्शन क्वेश्चन है, 3A से 2B5C है। K1 इसका रेट कांस्टेंट है, E1 इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, K2 इसका रेट कांस्टेंट और E2 इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। आपको क्या करना है, कह रहा है कि K1 K2 आर द रेट कांस्टेंट, E1 E2 आर द एक्टिवेशन, सब लिखा हुआ है। आपको बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। समझिए, आपको बेटा क्या बताना है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ओवरऑल रिएक्शन की क्या होगी। देखिए आपने एक फॉर्मूला रटा होगा, K1 E1 प्लस K2 E2 बाई K1 प्लस K2। वो फॉर्मूला जनरली क्या होता है कि अगर A से रिएक्शन B हो और A से C हो और इसका K1 E1 हो, इधर K2 E2 हो, तो ध्यान से, तो जो E टोटल आता है वो आता है K1 E1 प्लस K2 E2 बाई K1 प्लस K2 इस रिएक्शन का। लेकिन इसमें कोफिशिएंट लगा दिया है। अच्छा एक खास बात मैं बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता है कि यार ये फॉर्मूला है। अच्छा बुक में भी आपको ये कोफिशिएंट नहीं लगाया, तो आईटी वालों को भी तो पता है, एडवांस वालों को कोफिशिएंट वाला नहीं लगाया, तो क्या कोफिशिएंट लगा के क्वेश्चन पूछ सकता है ना बेटा। तो अगर अपन ये बात करें कि 3A से 2B से 5C रिएक्शन है, K1 E1 K2 E2, तो इसका जो E टोटल आएगा, ध्यान से सुनना, K1 E1 प्लस K2 E2 बाई K1 प्लस K2 यही आएगा। ये गुगली है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती। यानी ध्यान से, अगर मान लो आपके पास A से B रिएक्शन है और एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, अगर हम इसे 2A से 2B कर दें तो एक्टिवेशन एनर्जी E2 का वैल्यू भी E1 ही रहेगा। मतलब किसी नंबर से अगर आप किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पर्पस हमारा बताने का ये था कि अगर कोफिशिएंट लगा के आ जाए तो आपको वहां समझ में आएगा कि यार हम बिना कोफिशिएंट का था तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। बस ये बताना था कि कोफिशिएंट से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। अगला क्वेश्चन कह रहा था, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड्स विद अ कांस्टेंट हाफ लाइफ 500 मिनट। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, कांस्टेंट हाफ लाइफ है 500 मिनट एट pH इक्वल टू 5 फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। इसका मतलब कि शुगर का कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, हाफ लाइफ वही है। इसका मतलब शुगर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती थी। इसका मतलब कि अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या डायरेक्ट आप बोल दोगे कि ए का वैल्यू 1 आएगा, शुगर का भी आया। क्लियर है बेटा? मैं आपको फिर बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैक्सिमम बुकों में इसका सॉल्यूशन गलत दिया है। बुक का क्वेश्चन है, एग्री, नया क्वेश्चन नहीं है कि मैंने नया कोई बनाया हो, नहीं, बुक का क्वेश्चन उठाया गया। हर साल मैं नोट्स में अपने क्लास में भी ये क्वेश्चन कराता हूं। लेकिन अगर मान लो आईटी एडवांस वालों की दिख गया, आईटी एडवांस जो बना रहे हैं पेपर की, यार ये क्वेश्चन गलत दिया है बुक में, सोल्यूशन पी बहादुर टाइप बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया है,
तो इसका मतलब हुआ कि ये उठा के डाल दो, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी से कॉपी कर लेते हैं सोल्यूशन, वो गलत हो जाता है। तो आप समझो क्या गड़बड़ है। करा 500 मिनट दिया है pH इक्वल टू 5 में फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। हाउएवर इफ pH इक्वल टू 6 द हाफ लाइफ चेंजेस टू 50 मिनट, यानी 500 मिनट से 50 मिनट हो जाती है जब हम pH का वैल्यू 5 से 6 कर देते हैं। यानी pH का वैल्यू चेंज करना मतलब H प्लस कंसंट्रेशन चेंज करना, और H प्लस कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो ये आ रहा है। अब देखो इसमें क्या है, मैं एक सोल्यूशन बता देता हूं जो बुकों में दिया है, और जो एक्चुअल सोल्यूशन है वो मैं बता देता हूं। देखिए होता क्या है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1, सबने पढ़ा होगा। फर्स्ट समझ में आ रहा है भाई, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से क्या होता है कि टी हाफ 1/t12 इक्वल टू a0 2/a0 1 का पावर n-1। ओके, सो अगर हम इसमें देखें कि H प्लस कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, भाई शुगर का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका आंसर आ गया। तो बिगिनिंग में pH का वैल्यू 5 था, यानी H प्लस कितना था बेटा 10 की पावर -5, तब हाफ लाइफ कितनी थी 500। तो अगर हम यहां करते हैं 500 दिस डिवाइड बाई 50 T2 इक्वल टू, यहां लिखोगे 10 की पावर -6 बाई 10 की पावर -5 का पावर n की जगह हो जाएगा b-1। चेक कर लो बेटा, क्लियर, कोई गड़बड़ नहीं करना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देख लो आप आराम से, pH का वैल्यू जब 5 था तो हाफ लाइफ 500 था, यानी कि pH का वैल्यू 5, ठीक है, ठीक है। तो यहां से देखो 10 का वैल्यू आ जाएगा, यहां से चेक कर लो, यहां से आ गया आपका 10 का पावर, या 10 का पावर कितना हो गया बेटा, चेक करो, 10 का पावर 1 - b कर दें, चेक करो भाई 10 का पावर माइनस होने ना बेटा, तो 1 - b कर दें, तो यानी 10 का पावर 1, तो 1 - b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 0। ये देखो, ये सॉल्यूशन आपको बुक में दिया है, आप देख सकते हो, आपके पास बुक होगी ना, आरसी मुखर्जी हो या पी बहादुर हो, इस तरह की जो बुक्स हैं, बाकी सब बुक्स में देखोगे तो सॉल्यूशन ये दिया है। और ये जो सॉल्यूशन है बेटा ये रॉन्ग है, ये सॉल्यूशन रॉन्ग है। अब बोले यार ये सॉल्यूशन रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बेसिक समझिएगा। होता क्या है एग्जैक्टली में, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ध्यान से, जब ड्यूरिंग द रिएक्शन A0 क्या हो, चेंज हो। लेकिन यहां पे क्या है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो होता है, जो H प्लस होता है, वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। यहां पे H प्लस क्या है बेटा, कैटालिस्ट की तरह काम करता है। हाइड्रोलाइसिस में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस याद करो अपन पढ़ते हैं, तो कैटालाइज्ड है वो, H प्लस कैटालिस्ट है। इसका मतलब कैटालिस्ट का मतलब होता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता तो फिर क्या गड़बड़ है। यहां आप लिख सकते हो कि pH इक्वल टू 5 कैटालिस्ट है, ठीक है, वैसे नहीं लिखा होगा तब भी हम कैटालिस्ट ही मानते हैं, लेकिन और अच्छा क्वेश्चन है तो लिख दिए भाई कैटालिस्ट है। तो अगर कैटालिस्ट है तो कैटालिस्ट का कंसंट्रेशन हम चेंज नहीं करते। जब चेंज नहीं करते यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन A0 चेंज नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। बोले pH की वैल्यू 5 से 6 हुआ तो है, वो चेंज नहीं हुआ, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है बेटा। H प्लस फिक्स कर दिया 10 की पावर -5 फिक्स्ड, पूरी रिएक्शन में 10 की पावर -5 है, तो आप फिर ये फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए रेट जो होगा वो आप लिखोगे K शुगर पावर 1 हो गया और H प्लस की पावर B। अब क्या ये कांस्टेंट है, चेक करो, ये कांस्टेंट है तो इसको आप लिख सकते हो बेटा K डैश शुगर, यानी ये हो गया आपका, इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब टी हाफ का वैल्यू आप लिख सकते हो 0.693 बाई K डैश, ये देखो, ठीक है, यानी कि यहां से लिख सकते हो टी हाफ कितना था पहले 500 इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K डैश क्या है, K इंटू H प्लस का पावर B, तो K H प्लस कितना था पहले 10 की पावर -5 का पावर B, चेक करो, ठीक है। अब फिर लिखोगे 50 इक्वल टू 0.693 दिस डिवाइड बाई K 10 टू द पावर -6 का पावर B, चेक कर लो बेटा। और इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहां से B का वैल्यू 1 आ जाएगा, चेक कर लो, B का वैल्यू क्या आएगा 1,
यानी जो a प्लस बी आएगा, a प्लस बी ये आएगा आपका 1 + 1 2। ये देखो a प्लस बी कितना आया, 2 आया। चेक करो, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता दूं, इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखना है, ऐसे करना है। वो फॉर्मूला फिर बता दूं, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब ड्यूरिंग द रिएक्शन ए नॉट क्या हो रहा हो बेटा, चेंज हो रहा हो। अगर कोई फिक्स वैल्यू है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट चल रहा है, फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। नोट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है फ्लास्क कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। ए से रिएक्शन हो रही है, P1 बन रहा है, B से P2 हो रहा है, टी हाफ का वैल्यू 54 मिनट दिया है, इसका टी हाफ 18 मिनट दिया है, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफ A नॉट इक्वल टू B नॉट देन फाइंड T फॉर व्हिच A इक्वल टू 4B। यानी इनिशियली A नॉट और B नॉट सेम है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों के सेम है। कह रहा टाइम बताओ जिसमें A का वैल्यू 4B के बराबर हो जाए। ऐसा कुछ भी बनाया जा सकता है। देखो इसका जैसे जो क्वेश्चन है, इसका आंसर तो जिसको क्लिक कर गया उसको तो खट से आंसर आएगा एक लाइन में ना, लेकिन जनरलाइज करके समझें कि इसका मेथड क्या है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्लिक करने वाला हो सकता है आपको क्लिक ना करे। तो देखो कह रहा है भाई A नॉट B नॉट सेम है, कुछ भी क्वेश्चन इस तरह बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। कह रहा है कितने टाइम में A का वैल्यू 4B के बराबर हो जाएगा। बहुत आसान है, देखो आप ऐसे सोचो कि A का वैल्यू 4B के बराबर लाना है, टाइम बताना है, तो मान लो कि T टाइम ऐसा है जिसमें वो A इक्वल टू 4B हो जाता है। सो अगर ये देखो कि T इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं 1/k, यानी k A मान लें इसका, ln A नॉट बाई A। क्या ये लिख सकते हैं बेटा, बोलो? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिख दिए, तो यहां से आप लिख दो T इंटू के ए इक्वल टू ln A नॉट बाई A एंड T इंटू के बी इक्वल टू ln B नॉट बाई B। दोनों को क्या कर दो माइनस, डिवाइड मत कर देना, T गायब हो जाएगा। के ए माइनस के बी इक्वल टू आएगा ln A नॉट बाई A, माइनस करिएगा तो यहाँ B नॉट आएगा और यहाँ B आएगा। चेक कर लो बेटा, तो A नॉट B नॉट गायब हो गया और A की जगह 4B रख दीजिए, तो A की जगह 4B रखेंगे तो ln 1/4 आ जाएगा, यानी ये बेसिकली माइनस ln, चेक करना बेटा, माइनस ln 4 आ गया। चेक करो, इसको आप लिख सकते हो T 0.693 बाई टी हाफ ऑफ A, यानी टी हाफ ऑफ A कितना आ जाएगा, टी हाफ ऑफ A 54 मिनट माइनस 1/18। चेक कर लो बेटा, क्लियर? इक्वल टू आप इसको लिख दोगे -2 और ln 2 का वैल्यू कितना होता है 0.693, सबको पता होगा बेटा। ये देखो, तो ये और ये खत्म हो गया। चेक करो, 54 आप एलसीएम ले लीजिए, चेक कर लो, 54 जो है एलसीएम ले लीजिए और t सॉल्व कर लीजिए, तो t देख लो बेटा कितना आएगा, 54 एलसीएम लेंगे तो 1 - 2, तो 2 वहां से कैंसिल हो जाएगा, t का वैल्यू 54 मिनट आ गया। चेक कर लो, सॉल्व कर लेना आप, t का वैल्यू 54 मिनट। चेक करो, देखें ये मेथड है। मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि इनिशियली A नॉट इक्वल टू 2B नॉट दिया है, किस टाइम पे 4A का वैल्यू 8B हो जाएगा, कुछ भी इस तरह बना के, तो आप क्या करो, सिंपल दो फॉर्मूले लिखो, दोनों को माइनस कर दो, अपने आप t आ गया, झंझट ही खत्म है। आसान सा क्वेश्चन ना, लेकिन क्योंकि एडवांस में आप ये मत समझिएगा कि पेपर टफ आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, वही है। देखो अगला कह रहा है A से रिएक्शन 2B है, A से C है, K1 K2 रेट कांस्टेंट है, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप जो है जैसे इस तरह क्वेश्चन है ना, इंटीजर टाइप बना सकते हैं, सिंगल चॉइस बना सकते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं, ऑप्शन ही तो लिखने हैं बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है। सो जो है कह रहा है द इनिशियल प्रेशर ऑफ कैपेसिटी V लीटर इज 1 atm, यानी बिगिनिंग में T इक्वल टू 0 पे ये आपको दिया है 1 atm। चेक करो बेटा, ठीक है। एट क्या लिखा, प्रेशर एट T इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड हुआ तो उसमें कह रहा है 1.4 हो गया। अब देखो
अगर मान लीजिए कि 1 सेकेंड में t इक्वल टू 10 सेकेंड में अगर बात करें, t इक्वल टू 10 सेकेंड में, तो 1 माइनस p, मान लो यहां से p निकला, यहां से p निकला, तो यहां मिलेगा कुछ भाई, चेक करते हैं क्या मिलेगा। तो ऐसे सोचो कि भाई अगर अपन ये देखें कि अगर यहां से 1 माइनस p निकला, तो देखो हो क्या रहा है कि अगर यहां से a से 2b, a से c, ये समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान सुनो, अगर अपन ये कहे कि टोटल प्रेशर जो दिया है, टोटल प्रेशर एट t इक्वल टू 10 सेकेंड इक्वल टू 1.4 atm, यानी जो 1.4 की वैल्यू है, ये पार्शियल प्रेशर A, पार्शियल प्रेशर B, पार्शियल प्रेशर C, चेक करो बेटा। अच्छा पार्शियल प्रेशर A कितना है, 1 माइनस P, पार्शियल प्रेशर B और पार्शियल प्रेशर C ये निकालना आपको बहुत पहले अपन ने क्रैश कोर्स चलाया था, उसमें बताया था, हो सकता है आपने पहले भी कहीं लेक्चर देखे हो। तो जैसे आपको PB निकालना है, तो PB, तो देखो तरीका क्या है, इससे K इफेक्टिव निकालते हैं, K1 प्लस K2 इसका K इफेक्टिव होता है। तो B को कितना मिला, 2K1, लिखना देख लो एक बार, लिखना आ जाएगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। PB लिख दो आप 2K1 बाई K1 प्लस K2, 2K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू जितना A डिकम्पोज हुआ है, तो D डिकम्पोज कितना होता है बेटा, P, प्लस जो है C का प्रेशर कैसे लिखोगे, देखो K2, क्योंकि C का कोफिशिएंट 1 है, K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू P, ये देखो चेक करो। तो यहां से जो है इस तरह की वैल्यूज जो है एक इक्वेशन टाइप में आया, तो 1.4 का वैल्यू सॉल्व करने से आएगा 1 माइनस पी, तो 1 इधर ले आएंगे तो 1 माइनस पी अभी लिख दो, 1 माइनस पी, और यहाँ से आ जाएगा 1 बाई K1 प्लस K2, P बाहर ले लो, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा बेटा 2K1 प्लस K2, ये देखो 2K1 प्लस K2, क्लियर है, कोई डाउट हो तो बोलो। देखो अब ये इक्वेशन यहाँ से आ गई, तो यहाँ से आ जाएगा 0.4 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस पी प्लस पी K1 प्लस K2, 2K1 प्लस K2, ये देखो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अब कह रहा है आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ये प्रेशर कितना हो गया, 1 atm, ठीक है। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या ए पूरा पूरा खत्म हो गया, सो पार्शियल प्रेशर बी प्लस पार्शियल प्रेशर सी का वैल्यू है 1.5। पार्शियल प्रेशर बी कैसे लिखोगे, फिर देखो 2K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू ए कितना डिसोसिएट हुआ 1, प्लस K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू 1 इक्वल टू 1.5, यानी कि 3/2, चेक करो। तो इसका मतलब हो गया कितना हो गया है, देखना बेटा, ये हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई कर लें यहाँ, 4K1 प्लस 2K2 का वैल्यू 3K1 प्लस 3K2, तो यहां से आ गया K1 इक्वल टू K2, लो ये लो भैया, K1 इक्वल टू क्या आ गया, K2। तो अगर हम यहां K1 इक्वल टू K2 रख दें, देखो तो 0.4 का वैल्यू जो आया, ये आया है माइनस पी प्लस पी, K1 और K2 बराबर, यहाँ 2K1 हो गया, चेक करो, और यहाँ K2 का वैल्यू यहाँ 3K1 हो गया, चेक कर लो भाई, गड़बड़ मत करना, K1 K1 कैंसिल, तो 0.4 का वैल्यू माइनस पी प्लस 3P/2, चेक करो। तो यहां से P/2 का वैल्यू 0.4, तो P का वैल्यू बेटा 0.8 आ गया, ये देखो P का वैल्यू कितना आ गया, 0.8। क्या कहानी क्लियर हो रही। अब देखो, अब क्योंकि हमारे को तो K1 K2 निकालना था, अब देखो इस तरह क्वेश्चन कितने बना सकते थे आप, आपसे पूछ सकता था कि जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ t इक्वल टू 10 सेकेंड पे A का, तो ठीक है, तो 1 से P निकला, तो 1 से कितना निकला है 0.8, 1 से 0.8 यानी 80% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया A का। कितना परसेंट B को मिला, कितना परसेंट C को मिला, सारी चीजें आप इसमें मल्टीपल इंटीजर कुछ भी बना सकते हैं आप। देखो अब आपको निकालना है K, तो K इफेक्टिव क्या है, K1 प्लस K2 इक्वल टू 2.303/T
log 1 माइनस पी, क्या यही तो फॉर्मूला लगाइएगा, और K1 का वैल्यू K2 के बराबर है, तो ये हो गया बेटा 2K1 इक्वल टू 2.303 बाई टी का वैल्यू 10 रख दीजिए, log 1 बाई 1 माइनस 0.8 कर दीजिए। क्या K1 सॉल्व कर लेंगे, K1 और K2 बराबर है, आंसर आ गया। देखो शानदार, समझ आया। बस जो है ना बेटा, ये जो लिखने वाला तरीका है, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से हो जाता है, और अगर नहीं आया ना तो ये सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इंटीग्रेशन ये सब झंझट बहुत है इसमें। इंटीग्रेशन करनी नहीं है अपने को, फिर बता दूं कैसे निकालना है। इसका कोफिशिएंट दिस 2K1, 2K1 का मतलब वो रेट कांस्टेंट है जो बी को मिला, और K इफेक्टिव क्या होता है, K1 प्लस K2, अगर इसका कोई कोफिशिएंट होता तो मल्टीप्लाई कर लेते। मान लो इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3 टाइम्स K1 प्लस K2 होता K इफेक्टिव। K इफेक्टिव का मतलब होता है इस रेट कांस्टेंट से A डिकम्पोज होगा, तो B को कितना मिलेगा, देखो 2K1 बाई K इफेक्टिव इंटू जितना A डिसोसिएट हो रहा है, तो पहले में डिसोसिएट हुआ था P और दूसरे में हुआ 1, अपने पुट की आंसर है। समझ आया, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं रिवर्सिबल रिएक्शन अपने सिलेबस में है और आज तक इसमें कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा नहीं गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एडवांस वाले देखिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि नया क्वेश्चन बनाएं। तो नया क्या है, नया क्या है जो आज तक नहीं पूछा गया वो नया है। देखते हैं क्या करते हैं। देखो यहां पे ए बी इक्विलिब्रियम में है, के एफ बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों फर्स्ट ऑर्डर है। के एफ का वैल्यू दिया है, के इक्विलिब्रियम दिया है, ए नॉट दिया है, बी इक्वल टू 0 दिया है, बी नॉट 0 दिया है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट 30 सेकेंड। सिंपल। देखिए करना क्या इसमें, ऐसे देखो, देखो जैसे ए से बी रिएक्शन है बेटा ना, सो 0.01 माइनस एक्स ई, ये एक्स ई ये हो गया एट इक्विलिब्रियम। सो आपको देखो के इक्विलिब्रियम दिया है, तो ये होता है बेटा के एफ बाई के बी, तो यहां से जो है 4 इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 बाई के एफ हो गया के बी, तो यहां से के बी निकल आया, देखो निकल आया ना के बी निकल आएगा बेटा। अब देखो एक बार अगर के एफ बाई के बी, के इक्विलिब्रियम हमेशा के एफ बाई के बी होता है, ध्यान रखना, के बी आ गया। अब आपको एक फॉर्मूला था, देखो के इक्विलिब्रियम को आप लिख सकते हो क्या, एक्स ई बाई 0.01 माइनस एक्स ई, इसका वैल्यू 4, यहां से हम एक्स ई निकाल लेंगे, चेक कर लो, यहां से एक्स ई निकल आएगा ना बेटा, सॉल्व करेंगे तो एक्स ई निकल आएगा। अब देखो एक बार एक्स ई आ गया और के एफ के बी पता है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर दोनों फर्स्ट ऑर्डर हो तो के एफ प्लस के बी होता है 2.303 बाई टी। ठीक है, टी समझ में आ रहा है, 30 सेकेंड आपको दिया है बेटा, ये 30 सेकेंड हो गया, लॉग एक्स ई बाई एक्स ई माइनस एक्स, फॉर्मूला अगर याद हो तो, और ये एक्स है टी टाइम पे बी का कंसंट्रेशन, सब पता है, एक्स निकालना है। देखिए के एफ पता है, के बी पता है, एक्स सी पता है यहां से ना, और एक्स निकालना है, तो टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है, एक्स क्या है, एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, ये चेक करो, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, ये एक्स है। क्या सॉल्व करके एक्स आ जाएगा, बहुत आसान है। अब थोड़ा और स्टैंडर्ड पे चलते हैं, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर थे, अब यहां आते हैं, ये और बढ़िया क्वेश्चन, शानदार, मतलब ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मतलब प्योर एडवांस। ये तो इस तरह का तो मेंस में भी आ सकता है, बट ये प्योर एडवांस का क्वेश्चन है, मतलब शानदार वाला ना। देखो करा ए से बी रिएक्शन है, K1 K2 रेट कांस्टेंट है, K1 का वैल्यू ध्यान से, K1 का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड। इसका मतलब समझो ये है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी इस केस में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है, और K2 का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, यानी बैकवर्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉरवर्ड जीरो, बैकवर्ड फर्स्ट, चेक करो, ये तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया भाई। अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट का वाला पढ़ा था, अब ये फॉरवर्ड तो जीरो है, बैकवर्ड फर्स्ट ऑर्डर है, समझते हैं क्या होगा। सो इसमें क्या होगा, देखो अगर आप देखो कि ए से बी रिएक्शन है, ठीक है, अब एक बात समझिए, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, K2 है, तो अगर इसका कंसंट्रेशन ए नॉट बिगिनिंग में मान ले, कुछ है तो है नहीं, अच्छा ए नॉट दिया है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया था शायद बी का, इनिशियल कंसंट्रेशन बी का दिया नहीं था, तो लिख लो
ए नॉट का वैल्यू दिया है आपको 2 मोलर, ए नॉट का वैल्यू 2 मोलर है और बी नॉट का वैल्यू 0 है। ओके, तो दिया होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो ए नॉट का वैल्यू कितना दिया है भाई, 2 मोलर। तो देखो ये दिया है 2, ये है 0, तो यहां से मान लीजिए 2 माइनस, अगर हम कहें कि भाई टी इक्वल टू 0 तो ये हो गया, टी इक्वल टू टी पे क्या हुआ होगा, 2 माइनस एक्स से एक्स बना होगा। ठीक है, क्लियर। ये मान लीजिए यहां पे जो है इक्विलिब्रियम आ चुका है, ये एक्स ई लिख दीजिए, एक्स ई का मतलब इक्विलिब्रियम। अब देखो K1 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें क्वेश्चन K1 K2 रेट कांस्टेंट है, तो जो KC होगा, KC यानी K इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, KC लिख सकते हो, KC इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। क्या हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि ये होगा B बाई A, याद करो, बहुत आसान, B बाई A, और ये यहां गलत हो जाएगा, ये यहां गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे तो वहां बेटा हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हैं और जो उसका कोफिशिएंट होता है वही ऑर्डर मानते हैं। यहां ऑर्डर अलग है, कोफिशिएंट अलग है। तो जनरल जो के इक्विलिब्रियम होता है वो ऐसे होता है, बी की पावर पी, ए की पावर क्यू, ये देखो ऐसे लिखना चाहिए। वेयर पी क्या है, पी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, और Q है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A। ये देखो, यानी ऑर्डर पे फर्क पड़ता है। जब हम एलिमेंट्री मानते हैं तो कोफिशिएंट ही ऑर्डर हो जाता है। तो यहां से आप देखना कि यहां से जो बेटा K इक्विलिब्रियम आएगा, और अच्छा K इक्विलिब्रियम KF बाई KB हमेशा रहता है ना, तो K1 बाई K2 तो रहेगा, लेकिन क्योंकि A का पावर क्या रखना है आपको, 0, क्योंकि 0 ऑर्डर है, तो B का पावर 1 बाई A का पावर 0, ये लिखोगे क्या इक्विलिब्रियम, चेक कर लो। तो यानी B का पावर 1 यानी B का तो XE है, तो XE का वैल्यू आ जाएगा K1 बाई K2, यानी K1 का वैल्यू K2 XE, ये चेक करो, K1 का वैल्यू K2 XE। ठीक है, क्या भाई यहां तक बात समझ में आ रही, K1 और K2 आपको दिया है, तो देखो यहां से XC का वैल्यू आ जाएगा, चेक कर लो भाई। तो K1 बाई K2 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाई 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, K1 बाई K2 इक्वल टू XE, ये खत्म, तो XE का वैल्यू आ गया 0.667 या 2/3 लिख सकते हो। ये देखो, अब जो है आप ये देखो कि A अगर B इक्विलिब्रियम में है तो 1 माइनस 2 माइनस कितना कर देना है XC, यानी 2 माइनस 2/3, क्यों भाई 2 माइनस 2/3, तो 2 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, चेक कर लो, चेक करो, 6 4/3 ना, हाँ ये हो जाएगा 4/3 मोलर, और ये हो जाएगा 2/3 मोलर इक्विलिब्रियम पे। ध्यान से, ये आ गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम का काम। अब क्वेश्चन फिर आगे समझिए, यहां तक तो ठीक था। अब करा एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल ऑफ बी एडेड, इसका मतलब देखो कि A से जो B इक्विलिब्रियम है इसमें 2/3 था, इसमें 0.5 का मतलब हाफ अपन ने ऐड कर दिया, ये तो 4/3 ही रहेगा। चेक करो बेटा, तो यहां से ये कितना हो गया चेक कर लो, तो इनको सॉल्व कर लेना आप, कितना हो जाएगा देख लेना ना, ये हो गया। जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम पे हाफ मोल मिलाए, समझो जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम पे हाफ मोल मिलाए, क्या हाफ मोल मिलाने से रिएक्शन खट से बैकवर्ड जाने लगी, यानी यहां से x निकला तो यहां x बन गया, और दोबारा ये इक्विलिब्रियम फिर से आ गया। चेक करो बेटा, दोबारा जो है इक्विलिब्रियम आपका फिर से आ गया। क्लियर। सो अब इक्विलिब्रियम जो K इक्विलिब्रियम आएगा, K इक्विलिब्रियम वो तो रहेगा K1 बाई K2 ही, और ये बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B बाई A की पावर 0। चेक कर लो, क्या भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 4 और 3 7/6, 7/6 माइनस x बाई 1। चेक कर लो बेटा, चेक कर लेना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा
एक तो अपने को बात ये समझ में आ गई कि भाई जो है ऐसा कहानी क्लियर हो गई भाई k1/k2। अच्छा k1/k2 का वैल्यू कितना था बेटा 2/3, तो यहां से 2/3 का वैल्यू जो आया 2/3 का वैल्यू आ गया 7/6 माइनस एक्स। चेक करो, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 7/6 माइनस 2/3। तो यहां से जो x का वैल्यू आया वो चेक कर लो, ये आ गया आपका 7 माइनस 4/6, यानी 7 माइनस 4 3/6 1/2। चेक करो प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। सो जो है ये समझ में आया कि x का वैल्यू जो है बेटा हाफ आ गया। अच्छा x का वैल्यू हाफ आया, अब एक बात सोचो यार, x का वैल्यू हाफ आ गया, x का वैल्यू हाफ आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितना ऐड किया था उतना माइनस हो गया। होना भी चाहिए ना यार, क्यों? क्योंकि के इक्विलिब्रियम तो फिक्स है ना, वो तो वही रहेगा। अच्छा आपको के इक्विलिब्रियम पे नहीं पूछा, उन्होंने तो ऐसे दिखा दिया कि x का वैल्यू हाफ आया। आपको पूछा है कि इक्विलिब्रियम के पहले किस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन 3/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस तरह ना। तो देखो बात समझो ध्यान से, इसको हटा देते हैं बेटा ना। तो अब इसके बाद अगर अपन बात करें कि भाई इसके बाद की कहानी क्या होगी, तो ध्यान सुनना, आसान सा है। देखो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पे जो लग रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम पे वापस जितना हम ऐड किए थे उतना ही बैकवर्ड चला जाएगा। अब अगर अपन ये बात करें कि मान लीजिए कि ए से रिएक्शन बी है, ठीक है बेटा, यहां पे 4/3 प्लस एक्स, ये दूसरा एक्स है ना, यहां से अपन ने कितना लिखा था 7/6 माइनस एक्स, ये स्मॉल एक्स है, मतलब ये बिफोर इक्विलिब्रियम, मतलब जो दोबारा इक्विलिब्रियम आना है उससे पहले की बात है। तो ये कह रहा है कि आपको यही समय निकालना है जिसमें बी का कंसंट्रेशन 3/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे था क्या था 4/3, ये देखो क्या भाई 4/3 ना ठीक है। तो यहां से ये गायब हो गया तो ये आ गया 1, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 7/6 माइनस 1, यानी ये आ गया 1/6। यानी आपको बात करना है कि जब x का वैल्यू 1/6 है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, जनरल समझते हैं। मान लो t पे बात करते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं कि -dA/dt इक्वल टू dB/dt इक्वल टू K1A⁻0 माइनस K2, चेक करो, माइनस K2B। अब K2B ये देखो, चेक करना बेटा K2B। अब K2B की अगर हम बात करें कि यार t में ऐसी कहानी आई, तो आप ये देखो कि -dA/dt क्या होगा भाई, A का कंसंट्रेशन t टाइम पे क्या है 4/3 प्लस एक्स। चेक करो, तो यहां से आप देखोगे कि यहां पे आप लिख पाओगे कि यहां पे जो आप देखोगे -4/3 प्लस एक्स लिखना है ना बेटा, तो यह आ जाएगा -dx/dt। ध्यान सुनना भाई, a की जगह पे आपने क्या लिखा है 4/3 प्लस एक्स, 4/3 का इंटीग्रेशन 0 हो गया और x का dx/dt हो गया, ठीक है। इक्वल टू, ध्यान से, इक्वल टू K1A माइनस K2B का कंसंट्रेशन जो है, आप B का कंसंट्रेशन तो वैसे 7/6 माइनस एक्स है, चेक करो। अच्छा K2A का पावर 0 है ना, ये K1A माइनस K2B, चेक करो, ठीक है बेटा, बात क्लियर है। तो अभी B का कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, B का कंसंट्रेशन जो है अपने को बात करनी है। तो देखो आपको ये बताना है भाई कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान से क्या होगा बात जरा समझो, यहां से आ जाएगा K1। अच्छा K1 का वैल्यू ये देखो आप, K1 का वैल्यू आप इसमें लिख सकते हो K1 इक्वल टू K2XC, चेक करो
K2XE लिख सकते हैं। सो K2XE ध्यान रखना, XE का मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बिगिनिंग का, ठीक है। बिगिनिंग का XE कितना आया था, कहीं निकाले थे आप? XE ये है XE 2/3, यही तो है XE 2/3, ठीक है। अच्छा K2B की जगह आप लिख दीजिए 7/6 माइनस x, ये देखो चेक करो बेटा, 7/6 माइनस x, क्लियर। तो यहां से देखो K2 तो आ गया बाहर, यहां हो गया XE का मतलब कितना था बेटा 2/3 माइनस 7/6 प्लस x, चेक करो, ठीक है। तो यहां से आप देखना क्या करोगे, 2/3 माइनस ये सॉल्व करिए तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, तो इसको आप इससे लिख दो ना, dx/dt इक्वल टू लिख दो आप K2, और यहां लिख दो आप कितना आएगा 6 को 4 माइनस 7, 4 यहां से आएगा 4 माइनस 7 तो माइनस 3/6 प्लस x, यहां माइनस, चेक करो, चेक कर लेना बेटा, गड़बड़ नहीं करना। 2/3 माइनस 7/6, 6 लिए एलसीएम तो 6 एलसीएम आया तो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का मतलब हो गया माइनस 3/6, ठीक है। तो यहां से आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि K2x माइनस ये कितना हो जाएगा, हाफ माइनस x, चेक करो, चेक करो बेटा, सही है ना। तो सीधा आप इसमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, क्यों कि जैसे अपन का पढ़ते थे dx/dt इक्वल टू k a0 माइनस x, a0 की जगह हाफ हो चुका है, चेक करो। तो यहां से ऐसा कितने टाइम में आएगा, t इक्वल टू 2.303/t log a0 की जगह आप लिखोगे हाफ बाई हाफ माइनस x, ये चेक करो, ठीक है बेटा। और x का वैल्यू अपने को पता है, x का वैल्यू 1/6, ये देखो x का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे K2 ना, K2 यहाँ पे K2 है, t निकालना है, ये निकल आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। देख लो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो क्या हुआ है। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि एक रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में बोला कि इक्विलिब्रियम में हमने 0.5 मोल फिर ऐड किए, जैसे ही ऐड करोगे रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड किया गया। पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो भाई क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा लेंदी है लेकिन है क्वेश्चन शानदार। चेक करो, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। तो कई सारे पार्ट बनाए गए हैं ना, सिंगल चॉइस में पूछ सकता है, मल्टीपल में पूछ सकता है, इंटीजर भी इसमें बनाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे इस क्वेश्चन में बेटा। करा रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेन फ्रॉम CO एंड Cl2, COCl2 COCl2 अपने को रिएक्शन दिए। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म समझिए, Cl2 से 2Cl फास्ट इक्विलिब्रियम है, फिर Cl CO से कंबाइन किया, ये बना, सब रिएक्शन दिए। खास बात देखो यहाँ दे समझना, थोड़ा छोटे छोटे लिखा है, समझ लो। K1 E1, K1 बेटा रेट कांस्टेंट हो गया, E1 फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, K-1 बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट और E-1 बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है, सबको मतलब लिखा हुआ है। सो आपको क्या करना है इसमें, करा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज 3/2, molecularity of the overall reaction is 2, order of the overall reaction 5/2, activation energy of the overall reaction is this। ये आपको चार ऑप्शन है, अब समझते हैं। तो देखो क्या होता है कि कभी भी आपको मैकेनिज्म दिया हो तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप है, ये वाला स्लोवेस्ट स्टेप से हमेशा हम रेट लिखते हैं। कोई भी स्लोवेस्ट स्टेप होगा उससे हम क्या लिख देंगे बेटा, रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखिएगा K3, ठीक है। K3 के साथ क्या क्या है बेटा, COCl Cl2, ये देखिए ये आपको जो है ये हो गया। और आपको बताया गया होगा कि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं आने चाहिए। अगर कोई इंटरमीडिएट आता है तो उसको हटाइए, किसके टर्म में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में। तो यहां इंटरमीडिएट कौन है, COCl, तो हमारे को इसको हटाना पड़ेगा। कहां से हटेगा, यहां से हटेगा। तो देखो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू आप लिखिएगा बेटा K2/K-2, K अब बाई K भी ना, दिस इज इक्वल टू COCl बाई Cl एंड CO। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
K2 बाय K-2 Cl CO इक्वल टू CO Cl का कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा K3 K2 बाई K-2 CO Cl की जगह क्या रखिए Cl CO Cl2। देखो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये फिर इंटरमीडिएट आया, इसको फिर हटाना पड़ेगा। ये कहां से हटेगा? ऊपर से। देखिए K1 बाई K-1 लिखिएगा आप Cl का स्क्वायर बाई Cl2। चेक करो बेटा, तो यहां से K1 बाई K-1 Cl2 का अंडर रूट इक्वल टू Cl। चेक करो, अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आया वो आया K3 K2 बाई K-2 अंडर रूट K1 बाई K-1 ना, Cl2 का पावर ये हाफ है, ये है तो Cl2 का पावर हो जाएगा बेटा 3/2 और CO का पावर 1। ये देखिए ये आएगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर देखिएगा आप, ऑर्डर इक्वल टू आ जाएगा 1 + 3/2 यानी ये हो गया 5/2। तो ऑर्डर 5/2 आया तो पहला गलत हो गया, सी सही हो गया। देखो पहला तो सी सही हुआ कि यार ऑर्डर जो है 5/2 आया। अब मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, देखो कुछ लोग कहते हैं कि कभी भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स समझते हैं आप, एक से ज्यादा स्टेप की रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज इक्वल टू ओवरऑल मोलिकुलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होती। ध्यान रखना, रिएक्शन की मोलिकुलरिटी नहीं डिफाइंड होती, उस स्लोएस्ट स्टेप की डिफाइंड होती है। इसमें ओवरऑल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी पूछ रहा है कि मोलिकुलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज 2। गलत है। ये मत कह देना कि यहां आरडीएस की मोलिकुलरिटी 2 है। नहीं बेटा, आरडीएस की 2 है लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की 2 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ये डी ऑप्शन कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन दिस। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे निकालेंगे ओवरऑल रिएक्शन की, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि के इफेक्टिव कितना होगा। के इफेक्टिव क्या होता है, जो यहां से जो आता है ये है के इफेक्टिव आएगा आपका K3 K2 बाई K-2 अंडर रूट K1 बाई K-1, ये है के इफेक्टिव। अब इसमें आर्हेनियस इक्वेशन लगाते हैं और पूरा सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है ई टोटल का। उस तरह आपको करना ही नहीं है, दूसरा तरीका आपको बताया जा रहा है। देख ध्यान सुनना कैसे लिखना है, आपको लिखना है ई टोटल इक्वल टू, देखना एक लाइन में कैसे आंसर आएगा। जो जो ऊपर दिए हैं, जो जो ऊपर दिए हैं उन सबको क्या कर लो, ऐड कर दो और नीचे वाले को माइनस कर दो और जो पावर आए तो मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, देखो यहां देखो, इसको लिख दो आप E3 प्लस E2 प्लस E1/2। E1/2 क्यों, K1 का पावर हाफ है ना, तो मल्टीप्लाई कर देना पावर से और नीचे वाले को माइनस कर दो। E-2 माइनस हाफ E-1, ये आएगी टोटल एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको देख लो कितना दिया था, E3 प्लस E2 प्लस E1/2 माइनस E-2, ये सही हो गया। चेक करो, डी भी सही हो गया। ये ध्यान रखना कि के इफेक्टिव से जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसे आ जाए ना कि के इफेक्टिव का वैल्यू K1 क्यूब K2 स्क्वायर बाई K3 का पावर 3/2, मान लो ऐसे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ई टोटल कैसे आएगा, ई टोटल आएगा 3E1 प्लस 2E2 माइनस 3/2 E3। ये देखो आया लिखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, देख लो तो ये आप समझ लो भाई कैसे लिखना है, बहुत आसान है। देखिए भाई, तो ये क्वेश्चन जो है करा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गैस 2B गैस C गैस में जा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 300 केल्विन। द टोटल प्रेशर T = 0, T = T, आप P0 एंड P रेस्पेक्टिवली इनिशियली सब लिखा हुआ है। सो देखो अगर अपन ये बात करें कि A गैस से 2B गैस प्लस C गैस रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम में आप गैसेस के लिए P = nRT, V कांस्टेंट, P प्रोपोर्शनल टू N। यानी जो काम हम मोल में करते थे
वही हम प्रेशर में करेंगे। यानी इसका प्रेशर पी नॉट बिगिनिंग का ले लीजिए, यहाँ 0 0 हो गया। पी नॉट से टी टाइम में मान लीजिए यहाँ से P1 निकला, तो यहाँ 2P1 बनेगा, यहाँ P1 बनेगा। तो टोटल प्रेशर जो हो जाएगा, देखिएगा बेटा, टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या होगा, P नॉट माइनस P1 प्लस 2P1 प्लस P1 इक्वल टू P दिया है टी टाइम पे टोटल प्रेशर, देखो क्वेश्चन में दिया है। तो यहां से P नॉट प्लस 2P1 का वैल्यू P के बराबर आ गया, देखो। तो यहां से P नॉट माइनस P का वैल्यू बाई 2 कर दें, बाई P1 आ गया, ये देखो बेटा P1 आ गया। अब देखो यहां से आप लिख सकते हैं KT का वैल्यू ln P नॉट बाई P नॉट माइनस P1। चेक करो, क्यों, K इक्वल टू 1/T ln A नॉट बाई A होता है, P नॉट बाई P हो गया, P का मतलब A का पार्शियल प्रेशर। सो यहां से KT का वैल्यू ln, देखो P नॉट बाई P नॉट माइनस P नॉट माइनस P बाई 2, ये देखो बेटा, क्लियर है। तो यहां से जो है, चेक करना, गड़बड़ मत करना। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि यहां से आ गया 2P नॉट, चेक करो ना। तो यहां से आ जाएगा KT का वैल्यू ln 2 ऊपर गया ना बेटा, 2P नॉट बाई 2P नॉट माइनस P नॉट ना, अब प्लस P, चेक करो, चेक करो बेटा, क्लियर। देख लो भाई, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहां KT का जो वैल्यू आया वो आ गया ln 2P नॉट बाई कितना हो गया, P नॉट प्लस P, ये देखो, चेक करो, क्लियर, ओके। देख लो, तो अब इससे आपको दिमाग लगाना है कि भाई क्या मैच करेगा। सो जो है ये अपने को बात इतनी समझ में आई कि यार इस तरह का फॉर्मूला अपना आया, ठीक है। अब लेकिन इस तरह का फॉर्मूला तो हमने डिराइव किया, सब वैल्यू रख दिया, बट बात ये आई बेटा कि ऑप्शन से तो मैच ही नहीं कर रहा, ये ऑप्शन पता नहीं क्या क्या दिए हैं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाए, तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। कैसे, यहां दिया 3P नॉट माइनस P, देखो ये अपने को पहले ही पता होगा कि P नॉट माइनस P1 और T का जो ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ जो है, ये अपने पढ़ा होगा काइनेटिक्स में ना, ln A वाला, तो ln P नॉट माइनस P1 वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, देख लो। अच्छा, अगर हम ये कहें कि यार ऐसा ये ग्राफ ऐसे आता है, याद है नहीं, ln A वर्सेस टाइम का ग्राफ, A नॉट बाई A माइनस के स्लोप होता था, के नहीं याद है, ओके। सो यहां पे देखो कि यहां पे क्या दिया है, 3P नॉट माइनस P, तो 3P नॉट माइनस P, P की जगह अगर हम P1 ले आए तो शायद मैच कर जाए, तो P की जगह आप P1 वाला टर्म लाओ, तो 2P1, यानी देखो यहां से, देखो यहां से आप लिख सकते हो कि जो P का वैल्यू है वो कितना है, 2P1 इधर जाएगा, इधर जाएगा, P नॉट माइनस 2P1, चेक करो P का वैल्यू कितना है, P नॉट माइनस 2P1, चेक करो बेटा, P की जगह रखो यहाँ P नॉट माइनस 2P1, चेक करो, P नॉट माइनस हो गया तो 2P नॉट और 2P1, यानी P नॉट माइनस P1 ही तो बचा, बिल्कुल सही है, यही आएगा आंसर। चेक करो, चेक करो, एक बार इसको चेक कर लो, ln P नॉट माइनस P, अगर हम P की जगह पे P नॉट माइनस 2P1 रखते हैं तो P नॉट तो गायब ही हो गया, ये नहीं आएगा, ये आएगा आंसर, ए आएगा। चेक करो, पहले बात समझ में आई कि नहीं आई। आपने क्या किया, हमने क्या किया, क्योंकि ऐसे तो अपने को समझ में आ नहीं रहा, तो हमने क्या किया कि ln, देखो ये अपने को ग्राफ पता है कि ln P नॉट माइनस P1 वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे आता है, ये काइनेटिक्स में पढ़ा था हमने। अब क्या है कि 3P नॉट माइनस P है, तो यहाँ P की जगह पे आप P1 वाला टर्म रख दो, P की जगह रख दो, तो यहां से अंदर बच गया आपका, अंदर देखो सॉल्व करके, ln 2 ब्रैकेट में P नॉट माइनस P1, तो ln 2 तो कांस्टेंट बाहर हो गया, तो P नॉट माइनस P1 ln P नॉट माइनस P1 वर्सेस टाइम का ग्राफ
इस तरह आएगा, वही है देखो, चेक करो। तो ये सही हो गया ए। अच्छा ये हो नहीं सकता बी। अब देखो बी की बात करें कि T1/3 कह रहा है ए नॉट के, ऐसे आएगा। अब देखो टी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, T1/3 क्या है? T1/3 वो है जिस टाइम में, यहां लिखा था कुछ, जिस टाइम में देखो कहां लिखा है, रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल, यानी 1/3 बचे तो 2/3 डिकम्पोज कर जाए, 1/3 बचे तो 2/3 डिकम्पोज कर जाए। तो बेसिकली क्या है कि आप अगर आप ये देखोगे कि यार इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं कि भाई T1/3, समझना, T1/3 इक्वल टू लिखोगे 1/K ln A नॉट डिवाइडेड बाई A नॉट/3, तो भाई A नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो T1/3 का A नॉट से कोई लिंक आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। रेट कांस्टेंट वर्सेस A नॉट कह रहा है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है सोचो, क्योंकि रेट कांस्टेंट A नॉट पे डिपेंड ही नहीं करता। रेट कांस्टेंट तो किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर और कैटालिस्ट पे। तो आंसर जो आया वो A और D आया। अच्छे समझ लो बेटा, गड़बड़ मत करना, ये समझ लो। इसमें A नॉट जब फॉर्मूला लगाओगे ना तो T1/3 में A नॉट आएगा ही नहीं, यानी T1/3 जो है A नॉट से इंडिपेंडेंट है। काम हो गया, चेक कर लो बेटा। तो ये जो है A और D आंसर आ गया। ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। भाई देखो बात करते हैं, ये क्वेश्चन पता है 2018 का क्वेश्चन है IIT। ऐसा बोला गया था कि 2018 में जो है केमिस्ट्री का हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर है। बेटा टफ ऑफ पेपर केमिस्ट्री में नहीं आता, बस आपको आता है तो तुरंत हो जाता है और नहीं आता है तो नहीं होता है, बस टफ नहीं है। देखना एक एक करके समझो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2RT। इसका मतलब हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से 2RT से ज्यादा है। तो ये लिख दीजिए, देखिए समझ में आ गया। फिर कह रहा है इफ द एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। AF का वैल्यू दिया है बेटा 4 टाइम्स AB। AF मतलब आर्हेनियस कांस्टेंट, याद है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो आर्हेनियस से क्वेश्चन लगाओ, KF इक्वल टू AF e की पावर माइनस EAF बाई RT, KB इक्वल टू AB e की पावर माइनस EAB बाई RT। ये सबको पता है बेटा। देखो दोनों को डिवाइड कर दो तो KF बाई KB का वैल्यू आ जाएगा AF बाई AB e की पावर, चेक करो, EAF माइनस EAB बाई RT। ये देखो तो AF बाई AB देखो बेटा ये 4 हो गया, चेक कर लो, 4 इक्वल टू EAF माइनस EAB, EAF माइनस EAB माइनस 2RT, तो ऊपर हो जाएगा 2RT बाई, चेक करो चेक करो, तो ये हो गया, क्या हो गया, KF बाई KB, कुछ गड़बड़ है, KF बाई KB, KF बाई KB का वैल्यू हो गया 4 E की पावर, चेक करो बेटा, EAF माइनस EAB माइनस 2RT, माइनस माइनस प्लस 2RT, तो E की पावर 2 बचा, चेक करो, KF बाई KB इक्वल टू E की पावर 2, और KF बाई KB होता है, क्या होता है, K इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी K इक्विलिब्रियम का वैल्यू ये आ गया, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी तो क्या कर रहे थे कि देखो ये अपन ने लिख दिया KF बाई KB दिस दिस दिस, तो KF बाई KB आ गया दिस, एंड KF बाई KB इज इक्विलिब्रियम ना, तो यानी K इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो आई वो आ गई आपकी 4E², चेक करना बेटा, और डेल्टा G नॉट क्या होता है, माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम,
तो माइनस RT, RT का वैल्यू आपको दिया था 2500 जूल पर मोल, 4e²। तो इसको सॉल्व किए तो इधर लिख दिया 2ln2 प्लस 2 ln E1 हो गया, सॉल्व किए तो ये आ गया और इसकी वैल्यू आएगी -8500। चेक कर लो, ठीक है। तो डेल्टा G0 जो है रिएक्शन का बेटा वो ये आ गया, यही आंसर है। आसान है, मतलब इसमें क्या है, सब वैल्यू पता हो, पुट करते जाओ, आंसर आ जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में। अभी तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, करा लेट MP बी द मास ऑफ प्रोटॉन एंड Mn द मास ऑफ न्यूट्रॉन, M1 द मास ऑफ 10 नियॉन न्यूक्लियस एंड M2 20 Ca 40 न्यूक्लियस का मास है। और फिर करा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। IIT का है वो पुराना क्वेश्चन है। अच्छा कुछ लोगों को एक गलतफहमी होती है कि IIT में क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बहुत रिपीट करता है। आप अगर आप बहुत ईमानदारी से 41 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार क्वेश्चन तो बहुत रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ना। सो जो है अगर इसमें देखा जाए कि भाई क्या किया जाए, तो देखो एक बात समझो, अगर आपने एक ग्राफ पढ़ा हो बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर ग्राफ याद करो, इंक्रीजिंग आता था और सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती थी आयरन की, याद आ रहा है। तो क्या होता है कि देखो अगर यहां देखोगे 20 है, यहां देखोगे 10 है, तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम ग्रेटर देन होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियॉन। चेक करो नियॉन के, क्लियर। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, मास डिफेक्ट इंटू C² और डिवाइड बाई मास नंबर, क्योंकि पर न्यूक्लियन है। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालते थे, याद करो बेटा, न्यूक्लियॉन्स का मास माइनस न्यूक्लियस का मास। तो अगर कैल्शियम की बात की जाए तो इसका न्यूक्लियॉन्स का जो मास होगा वो 20 Mn प्लस Mp माइनस M2 दिस डिवाइडेड बाई 40 इंटू C²। चेक कर लेना बेटा, कहीं डाउट हो तो देखना। ये हो गया डेल्टा M इंटू C² डिवाइड बाई 40 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसी तरह आ जाएगा 10 Mn प्लस Mp माइनस M2 दिस डिवाइड बाई 20 इंटू C²। ये देखो क्लियर। तो यहां से C² कैंसिल हो गया, यहां से आपका जो है ये हो गया 22, वहां 20, तो ये भी गायब ही हो जाएगा। तो यहां से बेटा ये M1 है ना, सॉरी, तो यहां से आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 वहां मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा, तो 2M1 ग्रेटर देन M2। चेक कर लो, तो 2M1 ग्रेटर देन M2 है कोई, 2M1 ग्रेटर देन M2, 2M1 ग्रेटर देन M2, ये है ना। चेक करो, आंसर C हो गया। आसान है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे क्वेश्चन टफ है, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि IIT का पेपर टफ होता है ना। क्वेश्चन आसान है बट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कुछ लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर कर देंगे, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर करना है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग Na24 T½ 15 hours of activity 1 microcurie is injected into the blood of a body of person. A sample of blood of volume 1 cm³ is taken after 5 hours, shows an activity in 296 dps. Determine the total volume of the blood. मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होता ना, कुछ लोगों ने ऐसा कहा होगा आपसे। सुनिए, ये क्वेश्चन है IIT फिजिक्स 1996 का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये वाला, और बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन अभी 2017 में या 18 में आया है। उसमें इसमें सोडियम इंजेक्ट किया है, उसमें आयोडीन I131 इंजेक्ट किया है और वॉल्यूम ऑफ ब्लड पूछा है। बिल्कुल डिक्टो कॉन्सेप्ट। अब यार डाटा तो बदलेगा ही ना, कॉन्सेप्ट मैच करता है बेटा। तो देखिए कैसे करते हैं, देखो होता क्या है इसमें एग्जैक्टली में क्या होगा इसका सोल्यूशन। देखो कह रहा है कि आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिसका T½ 15 आवर्स दिया है। आपने क्या किया कि उसको जो है 1 माइक्रोक्यूरी उसकी एक्टिविटी थी और उसको अपन ने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जब 5 घंटे बाद देखोगे कि तो सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बॉडी में मिल गया होगा, ब्लड में कंप्लीट होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया होगा।
5 घंटे बाद अपन ने उसका Vml निकाल लिया जो दिया है और उसकी एक्टिविटी इतनी आई। तो देखो एक बात समझो, अपन ये कहें कि यार 5 घंटे इसमें टाइम है, देखो एग्जैक्ट निकालेंगे और फिर क्वेश्चन में पूछ लिखा है अप्रॉक्स, वो निकालेंगे। हम एग्जैक्ट मेथड बताएंगे कैसे निकालते हैं, फिर अप्रॉक्स कर देंगे। कैसे? देखो होगा क्या कि आपको पता है कि T इक्वल टू होता है N इंटू टी हाफ, ठीक है। अच्छा T मतलब कितना टाइम बाद, तो 5 घंटे बाद निकाला गया 5 N इंटू 15, तो N का वैल्यू 1/3 यानी 1/3 हाफ लाइफ की बात हो रही है। कोई बात नहीं। तो देखो एक बात समझते हैं, इनिशियल एक्टिविटी आपको दी है, ठीक है। अपन ने कितना ml लिया, स्मॉल क्वांटिटी, यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया वो निग्लेजिबल है। वो क्या है बेटा? निग्लेजिबल। मान लो कि ml दिया होता, बाद में निग्लेक्ट कर दे। मान लो अपन ने क्या किया कि x ml रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंजेक्ट किया बॉडी में, तो देखो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे आप, एक्टिविटी ऑफ x ml रेडियो एक्टिव एलिमेंट इक्वल टू जो आपको दी है एक्टिविटी, कहां दी थी बेटा? 1 माइक्रो क्यूरी ना, 1 माइक्रो क्यूरी, तो ये क्यूरी इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। चेक करो बेटा, क्लियर? इतना DPS आ गया बिगिनिंग में। सपोज बॉडी का जो ब्लड का वॉल्यूम है Vml है, तो Xml अपन ने इंजेक्ट किया और Vml है, तो टोटल एक्टिविटी कितनी हो गई बेटा? V प्लस V1, तो यानी मतलब V प्लस X, तो V प्लस X ml की एक्टिविटी बिगिनिंग में इतनी होगी, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जो है वो घटने लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि जो आपने 1 cm³ निकाला है उसकी एक्टिविटी इतनी है। तो देखो, लेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इक्वल टू Vml, ओके। सो एक्टिविटी ऑफ 1 cm³, देखना बेटा, एक्टिविटी ऑफ 1 cm³ इक्वल टू आपको दिया है 296 DPS, 296 DPS, क्लियर। सो अब हम ये देखेंगे कि यार 1 cm³ कितनी है, तो एक्टिविटी ऑफ V प्लस X ml, ml cm³ सेम होता है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 296/1 इंटू V प्लस X, क्योंकि 1 ml निकाला है। देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि 296 V प्लस X बाई 1 इक्वल टू होना है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट T इक्वल टू 5R। ये देखो T इक्वल टू 5R। अब देखो, अच्छा एक बात और सुनो, ये X की वैल्यू जो है बेटा V के रेस्पेक्ट में निग्लेजिबल है, ये देखो स्मॉल क्वांटिटी है, निग्लेक्ट कर दिए। अब देखो होता क्या है कि 15 उसका हाफ लाइफ है 5 घंटे बाद, तो 5 घंटे बाद बहुत कम क्या हुआ होगा? डिके हुआ होगा, बहुत कम। अगर एग्जैक्ट निकालें कि यार एग्जैक्ट कैसे निकालिएगा, तो एग्जैक्ट निकालने का तरीका बेटा ये है कि एक्टिविटी क्या होती है? माइनस dN/dt, तो माइनस dN/dt क्या होता है? लैम्डा n। माइनस dN/dt अगर हम कहें कि माइनस dN/dt इक्वल टू लैम्डा n होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। चेक करो, ठीक है। अब लैम्डा n0 ये आ जाती है इनिशियल एक्टिविटी, ये क्या हो जाती है? इनिशियल एक्टिविटी। चेक करो ना, ये इनिशियल एक्टिविटी आ जाती है और ये उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम कहेंगे 5 घंटे में बहुत कोई चेंजेस नहीं आए होंगे, समझ आ रहा है? यहाँ एक्टिविटी, यहाँ आपको ये रखना है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट T इक्वल टू 5 आवर्स में ये रखना है, और इसमें एक्सपोनेंट ये e की पावर माइनस लैम्डा t को सीरीज वाले फॉर्मूले से ओपन कर देना। तो जब आप इसको ओपन कर दोगे तो 1 लैम्डा n0 1 माइनस एक्स को जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सीरीज वाला, वो आप पुट करोगे तो यहां से v आ जाएगा। चेक करो। और अगर हमें अप्रॉक्स को क्वेश्चन में दिया है तो अप्रॉक्स का मतलब तो सीधा ही हो जाएगा कि 296 v का वैल्यू, क्योंकि ये निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 5 घंटे में हम कहेंगे 5 घंटे में रेडियो एक्टिव एलिमेंट में बहुत कोई डीके हुआ नहीं है, जितना हमने इंजेक्ट किया था उतना ही होगा। तो इंजेक्ट किया था, एक्टिविटी कितनी थी? 3.7
इंटू 10 की पावर कितना आएगा बेटा 4 dps। ये देखो क्लियर। तो यहां से v आ जाएगा, तो v का वैल्यू आ जाएगा 3.7 बाई 296 इंटू 10 की पावर 4 ml। निकाल लीजिए कितना आता है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स आंसर ऐसे आ जाएगा। एग्जैक्ट निकालना है तो समझ में आ गया भाई, एग्जैक्ट में ये रख देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी तरह क्वेश्चन अभी जो है 17 या 18 में आया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, हाँ तो भाई देखिए क्या है, कह रहा सपोज 88 रेडियम 226 न्यूक्लियस एट रेस्ट एंड इन ग्राउंड स्टेट अंडरगोज अल्फा डीके टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 88 Ra226 है, इससे मिलेगा 86 Rn222 प्लस 2He4 प्लस कुछ एनर्जी, इसको हम लोग क्यू वैल्यू बोलते हैं। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आ गया, कह रहा इन इट्स एक्साइटेड स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल इज दिस। ये अल्फा पार्टिकल की आपको एनर्जी दी है। कह रहा 86 Rn न्यूक्लियस देन गोज टू इट्स ग्राउंड स्टेट। समझो बेटा, बाई गामा डीके द एनर्जी ऑफ एमिटेड गामा फोटोन इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ आईआईटी क्वेश्चन। तो देखो होता क्या है एग्जैक्टली में, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। क्यू वैल्यू जो होता है वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। क्या भाई कहानी क्लियर है। अब बात समझिए कि भाई एग्जैक्टली में क्या होगा। देखो अगर आपको ये पता है कि भाई अल्फा की तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि भाई अल्फा की काइनेटिक एनर्जी ये होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो अगर हम क्यू वैल्यू देखें, क्यू वैल्यू के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या होता है, ये होता है मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए ये है क्यू वैल्यू। ठीक है, सो क्या होगा ये, दिस इज इक्वल टू, देखना मास ऑफ 88 ये है रिएक्टेंट, तो इसका मास दिया है आपको, देखो ये दिया है बेटा 226.005 AMU माइनस यहां लिखिएगा आप 222 प्लस 4, तो ये जो डेल्टा एम आ गया ये आ गया 0.005 AMU। ओके, तो क्यू वैल्यू जो आई, क्यू वैल्यू आई 0.005 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है टोटल क्यू वैल्यू। क्लियर, ठीक है। अच्छा अपन ने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी समझो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। याद करो, आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, फॉर्मूला रटा भी होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्या भाई याद करो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है m-4 बाई m इंटू क्यू। m क्या है, m है मास नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई। चेक करो, क्लियर, बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो क्या लिख देते हैं 4/m। ठीक है, ये अच्छा खास बात ये है कि ये जो Q वैल्यू है पूरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा के, मोमेंटम कंजर्व करा के आपने पढ़ा होगा। तो ये जो Q होता है वो Q होता है जब हम गामा की एनर्जी को निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर गामा की एनर्जी को निग्लेक्ट ना करें तो ये Q नहीं है भाई, क्योंकि जनरली हम लोग गामा की एनर्जी मानते ही नहीं है, लेकिन इसमें गामा की ही पूछा है। तो अगर गामा की एनर्जी हम Q1 मान लें, समझना, गामा की एनर्जी क्या मान लें, Q1, तो क्या जो Q होगा बेसिकली वो Q वैल्यू माइनस Q1 होगा। चेक करो, चेक करो। अब इसकी एनर्जी दी है आपको, देखो 4.44 इक्वल टू, पता है क्या लिखिएगा,
m तो लिख दीजिएगा 226 माइनस 4 तो 222 आ जाएगा। तो 222/226 इंटू Q माइनस Q1। ये देखिए Q वैल्यू आप यहां से निकाल चुके थे, ये देखो यहां रख दोगे तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा, चेक करो 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा बेटा, सॉल्व करके आप देख सकते हो। तो यहाँ Q1 का जो वैल्यू आएगा वो लगभग 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया क्या किए हमने मान लिया कि सपोज गामा की एनर्जी Q1 है, तो गामा की एनर्जी Q1 है तो टोटल Q थी, तो Q अगर हम निकाल दें Q1 मतलब Q में से Q1 माइनस कर दें तो एनर्जी आ जाएगी इसकी और इसकी। और ये जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ये इनकी मान के निकाला गया था जब अपन किसको निग्लेक्ट कर देते थे, गामा की एनर्जी को। क्योंकि इसमें गामा ही पूछा है तो फिर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। क्या पहले समझ में आया? मतलब टोटल एनर्जी निकालिए, उसमें गामा की एनर्जी माइनस कर दीजिए, तो वो जो Q माइनस Q1 आया, Q वैल्यू माइनस Q1 जो आया वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी आई। और जब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिए, Q का वैल्यू लिख दिए, तो Q1 सॉल्व हो गया, ये गामा की एनर्जी आ गई। क्या भाई बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। अभी तो ये क्वेश्चन देखते हैं, करा है ना रेडियो एक्टिव, ध्यान सुनना बेटा, 19K40 न्यूक्लियाई डीके इनटू स्टेबल न्यूक्लियस 20 दिस विद अ डीके कांस्टेंट दिस एंड दिस दोनों का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से बेटा ये पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है। 19K40 ये जा रहा है आपका 20Ca40 में एंड 18Ar40 में। डीके कांस्टेंट λ1 λ2 दिया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द रेडियोएक्टिव सम, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई दिस टू रेडियोएक्टिव दिस इज 99, मतलब इनका सम डिवाइड बाय दिस, ठीक है, 99 हो तो फिर टी क्या होगा। ओके, तो आपको यह समझना है कि भाई फिर अपन क्या करेंगे कि भाई टी क्या लेंगे ना, कोई बात नहीं, ध्यान सुनिएगा। करना क्या है बेटा, ध्यान से गड़बड़ मत करना। देखो अगर अपन ये देखें कि यार मान लो इसका x है, इसका y है, ठीक है, और इसका बचा हुआ z है, यानी आपको जो दिया है वो दिया है x प्लस वाई बाई जेड का वैल्यू 99। ये देखो कितने टाइम में, टाइम आपको दिया है कि भाई इतने टाइम में जो है, टाइम दिया होगा कहीं बेटा, ठीक है, सो जो है ये है टाइम, इतने ईयर्स में ऐसा है, ठीक है। सो अगर अपन ये बात करें कि यार अगर ये दिया है ध्यान से तो ये कैसे सॉल्व हो, तो एक काम समझते हैं, ध्यान सुनना, एक लाइन में आंसर आएगा अगर आपका दिमाग काम कर गया, ठीक। क्या करो आप इसमें कि आप क्या करो, +1 दोनों साइड कर दो, +1 तो क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड बाई जेड इक्वल टू 100 हो गया। चेक करो बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया 100। अब एक बात समझो, इन तीनों को अगर मिला दें तो क्या बिगिनिंग में जो आपने इस रेडियोएक्टिव सैंपल लिया होगा वही तो आएगा। सोच के देखो भाई, इन तीनों को मिला देंगे क्योंकि 1:1 में, तो सब मिला दीजिएगा तो n0 आ जाएगा। ये बेसिकली ये जो z है ऐसे समझिए कि z जो है वो n है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू t, एंड x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये n0 है। चेक करो, तो अपन क्या कहेंगे कि यार इसका मतलब ये हुआ कि जो लेमडा इफेक्टिव है, लेमडा इफेक्टिव वो है λ1 प्लस λ2, दिस इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग n0/n। चेक करो, क्लियर करना बेटा। अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, चेक करो कि n0/n, तो यहां से λ1 प्लस λ2 कितना है, चेक कर लो बेटा, 4.5 इधर का है और 0.5 उधर का है, तो 5 इंटू 10 की पावर -10 है, तो यहां से आ गया 5 इंटू 10 की पावर -10
इंटू टी, टी की जगह क्या कर देंगे आप, टी इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू 2.303 लॉग एन नॉट की जगह पे आप x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं और एन यहाँ देखो। तो ये हो गया बेसिकली, देखो ध्यान से, ये हो गया एन नॉट, ये हो गया एन, ये देखो, यानी एन नॉट बाई एन की वैल्यू क्या है बेटा 100 लो। तो 100 लॉग 100 क्या हो गया 2, चेक करो, क्लियर। यहां से देखो कितना आएगा 10 की पावर माइनस 9, यानी 5 इंटू 10 की पावर, यानी कितना हो गया 0.5, चेक करो। तो यहां से जो t का वैल्यू आया वो चेक कर लो क्या आया, t का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व कर लो। तो यहां से देखो t का वैल्यू जो आएगा ये 2.303 इंटू 2, चेक करो बेटा, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई 0.5 आएगा ना, सॉल्व कर लेना भाई, गड़बड़ नहीं करना। तो t का वैल्यू जो है 2.303 इंटू 4, ये लो चेक कर लो, ये आंसर आएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आईआईटी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में भाई। देखो समझ में आया, कुछ नहीं करना, एक लाइन का फॉर्मूला है, सीधे आंसर आ गया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।